हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप सब कैसे हो? बढ़िया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन में हमको दे रखा है सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है 1797 का ये डेट हुई थी, नेपोलियन इन्वेडेड इटली और नेपोलियनिक वार बिगिंस। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट इटली में आया था और उसने रूल करना स्टार्ट किया इटली में, और जो भी वॉर्स हुए वो हुए थे 1797 में। उसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन एंड द विनी पीस सेटलमेंट, मतलब जो नेपोलियन का पूरा राज्य था उसको ख़त्म कर रहे थे, तो ये 1814 में और 1815 के बीच में हुआ था। तो ये इसका डेट है। अभी नेक्स्ट है ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। अब जो ग्रीक स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का वो बिगिन हुआ था 1821 में। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो लॉ बनाया गया था तो वो 1821 में बनाया गया था फॉर द ग्रीक इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1848 में रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, जो यूरोप में रिवॉल्यूशंस हुए थे, जैसे जो आर्टिशियंस थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मतलब जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई थी उनके इधर, जैसे उनके क्रॉप अच्छे नहीं हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, तो और पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, बेरोज़गारी हुई थी। तो इसके लिए जो यूरोप के लोग थे, जैसे आर्टिशियंस, मतलब जो आर्ट करते, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था। ये हुआ था 1848 में। और इस ईयर को 1848 और 1830 को माना जाता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। यहाँ पर जो डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, जैसे इटालियन, जर्मन्स, तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन बनाने थे वो 1848 में हुआ था। अभी जो नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली का यूनिफाई होना, जो भी इटली के अलग अलग स्टेट थे, तो सैड पेडीमोंट, फिर जो पोप का एरिया था, उन सबको यूनिफाई करने का ये जो प्रोसेस था ये हुआ था 1859 से 1870 में। तो इस टाइम पीरियड में वो हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था 1866 से 1871 में। तो जो जर्मनी थी उसको यूनिफाई करवाने में हेल्प किया था ओटोमन बिस्मार्क का, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो वो थे जर्मनी के, और उन्होंने ये टाइम पीरियड में विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करवाया। उसके बाद है स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर। जो ओटोमन एम्पायर और हैब्सबर्ग एम्पायर, ये जो दोनों एम्पायर्स है, इसका जो नेशनलिज्म गैदर हुआ था ये हुआ था 1805 में। तो ये था सब इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस पेज में दिए गए हैं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। तो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है टॉपिक द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अलग अलग टाइप के पीपल अराइज हुए थे। इसमें कुछ थे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब वो लोग थे जो अमीर थे, जैसे किंग हो गए, क्वींस हो गए, जो चर्च के पीपल थे, क्लर्क्स हो गए। तो ये सब लोग कौन थे? ऑटोक्रेसी से, जो बहुत पावरफुल थे बट माइनॉरिटी में थे। बट उसके इसमें ही एक न्यू क्लास जनरेट हुई, मतलब एक न्यू ग्रुप ऑफ पीपल बने जो थे द न्यू मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास कौन लोग थे? इसमें आते थे जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर्स थे। तो ये सब लोग कौन थे? मिडिल क्लास थे। ये एक्चुअली बहुत भी पावरफुल नहीं थे, बहुत सारा पैसा भी नहीं था इनके पास, पर इनके पास नॉलेज थी, ये एजुकेटेड थे। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, खुद से ही रिवॉल्यूशन चालू कर दिया, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अभी लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है ये अपन पढ़ेंगे। अभी द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जो 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट था उसमें जो लिबरलाइजेशन की जो आइडिया थी, आइडियोलॉजी, ये स्प्रेड हुई। अब ये लिबरलाइजेशन होता क्या है, अब इसको देखते हैं। लिबरलाइजेशन ये होता है एक लैटिन वर्ड से बनता है, इसका मतलब है लिबर मतलब फ्री, लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, फ्री होना। तो लिबरलाइजेशन स्टैंड फॉर फ्रीडम।
ठीक है, कोई इंसान फ्री है तो उसको लिबरल बोलते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो कोई भी इंसान जो इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान भी है और वो उसको क्या मिलती है, इक्वालिटी मिलती है बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली ये एम्फेसाइज करता है कि सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस लिबरल्स हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। तो क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जो ऑटोक्रेसी थी और जो क्लर्जिकल मतलब जो चर्च में काम करने वाले लोग थे, पोप थे जो चर्च में काम करते थे, उनको क्या है, जो उनको पावर मिलती थी, प्रिविलेजेस मिलते थे, जो फ़ायदा मिलता था, ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको काम नहीं करना पड़ता था, वो अच्छे से रहते थे। तो ये जो उनकी पावर थी उसका एंड किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बिठाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो भी इम्पोज किए गए थ्रू पार्लियामेंट। मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, पार्लियामेंट आया, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है मतलब लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट को इलेक्ट करना चालू कर दिया। तो इधर क्या हुआ, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी को और जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस थे उनको अबॉलिश किया गया, मतलब उनको हटा दिया गया। और क्या इम्पोज किया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लोग इक्वल है लॉ से पहले। पर इससे कि सबको इक्वालिटी मिली नहीं, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मैन विथ प्रॉपर्टी, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जैसे जो मैन थे उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको वोट करने का राइट नहीं मिला। जो वुमेन्स थी उनको भी राइट मिला नहीं वोट करने का, सिर्फ जो मैन प्रॉपर्टी के साथ है उनको ही राइट मिला वोट करने का। तो ये इक्वालिटी नहीं दिखाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है 39 स्टेट्स, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो अब ये क्या है, 39 स्टेट्स एक कॉन्फेडरेशन था, मतलब एक पार्ट था, ग्रुप था किसका, जर्मनी का। तो जर्मनी पहले एक स्टेट मान के नहीं जाता था, एक कंट्री नहीं थी, वो एक 39 स्टेट्स का ग्रुप था। तो उसमें हर अपने जो अलग अलग है उसकी हर एक करेंसी थी अलग अलग, उस हर 39 स्टेट्स की अपनी अपनी 39 करेंसीज थी, उसके अलग अलग वेट्स के और मेजर्स थे, मतलब अलग अलग उनका मेजर का अलग अलग वो था, प्राइस था। A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg had to sell his good would have had to pass through 11 custom barriers। मतलब जब 1833 में कोई इंसान या कोई ट्रेडर हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता तो उसको क्या करना पड़ता, 11 कस्टम बैरियर से जाना पड़ता और उससे उसको प्रॉफिट बहुत कम होता था, तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो 11 कस्टम बैरियर्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको इधर से जाना पड़ता था और हर कस्टम ड्यूटी पे उसको 5% देना पड़ता था। तो इससे उसको बहुत नुकसान होता था और इससे ट्रेडर को फ़ायदा भी नहीं होता था। 39 स्टेट्स थे और उसमें 11 कस्टम ड्यूटीज़ थी, इसकी वजह से ट्रेडर्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर आप भी ट्रेडर हो गए उस टाइम पे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप भी समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, फिर एक कम्युनिटी बनाई गई, तो कम्युनिटी का नाम कस्टम ड्यूटी या ज़ोल्वरिन रखा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो अपने पार्ट पढ़ा है थोड़ा लेंथी था और बोरिंग भी था, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए 39 स्टेट्स में जो 11 कस्टम ड्यूटीज़ को बनाने के बाद ये जो प्रॉब्लम्स दिखी, जैसे करेंसी की, मेजर्स की, वेट्स की, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको ज़ोल्वरिन भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये ज़ोल्वरिन ने क्या किया, जो 30 करेंसीज थी, 30 करेंसी जो यूज होती थी 39 स्टेट्स में, इसको सिर्फ 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये जो 30 करेंसीज थी उसको 2 करेंसीज में बनाने के साथ उन्होंने जो 11 कस्टम बैरियर्स थे उसको भी कम करने की कोशिश की और बहुत सारे जो कस्टम ड्यूटीज थी, जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको भी कम कर दिया। जैसे अमेरिका में जो कस्टम ड्यूटीज के लिए जो टैरिफ बैरियर्स लगाए गए थे, वैसे ही इधर भी जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको हटा दिया गया। तो ये फ्रेंड्स जो भी चेंजेस किए गए, जैसे ये जो मैंने चेंजेस आपको बताया, इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस हुए और इकोनॉमिक बहुत सारे डेवलपमेंट की प्रोसेस हुई, क्योंकि ट्रेड इजी बन गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी और नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, क्या हुआ, कैसे कंजर्वेटिव लोग आए, तो ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रॉम योर क्लास 10th फ्रेंड. बाय.